जय रेशम परिवार, आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में पुनः स्वागत है। और मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ आज सेरिकल्चर दुनिया में उपस्थित हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक साइंटिस्ट डी से सेवानिवृत्त डॉक्टर MC जोशी साहब। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार है और स्वागत है। आज आप पुनः हमारे साथ यहाँ पर सेरिकल्चर दुनिया में हैं और ज्ञान की आभा बिखेरने के लिए आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय आप देख रहे हैं, ऊपर रेशम कीट पालन लिखा है। रेशम कीट पालन का भी जो सबसे पहला चरण होता है रेशम में चौकी कीट पालन। चौकी कीट पालन एक ऐसी चीज़ है, हमारे तो बहुत सारे जो लोग हमें ऐसे देख रहे होंगे जो रेशम को जानते हैं वो समझ भी रहे होंगे। चौकी कीट पालन का मतलब है कि जो शुरू की 2 अवस्थाएं होती हैं, मलबरी सहतूती रेशम कीट पालन की आज हम बात ये जो कर रहे हैं, इसमें जो पहली 2 अवस्थाएं होती हैं कीड़े की, उसका पालन बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन में बहुत अच्छे जानकार तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति की देखरेख में किया जाता है। और क्या क्या उसमें ध्यान रखना होता है उसको बिल्कुल बारीकी के साथ हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि इतनी बढ़िया तकनीकी जानकारी बिल्कुल आपको PPT के माध्यम से यहाँ पे परोसी जाएंगी और साहब हमारे बताएंगे। मैं साहब से आग्रह करूंगा कि साहब प्लीज़। धन्यवाद। आज हम जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये है हमारा चौकी कीट पालन। और चौकी कीट पालन का जो हमारा वो रहता है, ये तो एक उसकी लाइफ साइकिल है हमारे एक पूरे सिल्कवर्म की, जिसमें हमारे पास एग होते हैं, लार्वा होता है, फिर उसके बाद प्यूपा, एडल्ट्स, फिर ये साइकिल हमारी चलती रहती है। अगर आप देखें तो हमारा उद्देश्य क्या है चौकी कीट पालन का। चौकी कीट पालन में हमको क्यों हमें ज़रूरी है कि अगर हम चौकी कीट पालन करते हैं तो उससे स्वस्थ और मजबूत हमको जो है रेशम कीट प्राप्त होते हैं। कोकून की फसल हमारी एक स्थिर कोकून की फसल मिलती है, एक अच्छी फसल मिलती है, और कोकून की गुणवत्ता में सुधार होता है। रोग के प्रसार को हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसमें लेबर कम लगती है, यानी श्रम कम लगता है, और पालन में व्यय भी कम लगता है। मैं इस प्रकार से इसको आपको कहना चाहूँगा कि चौकी कीट पालन एक ऐसी चीज़ है जैसे शुरुआत की स्थिति में जब वो शैशव अवस्था में है कीट, उस समय हम पाल रहे हैं उसे, तो हम देख सकते हैं कि घरों में भी जब छोटा बच्चा होता है उस समय अगर उसकी देखरेख बहुत अच्छी की जाती है, या तो बच्चा बहुत छोटा होता है या फिर माँ के गर्भ में भी होता है, तो तब भी हम ख्याल रखते हैं कि माँ भी बहुत अच्छा पालन पोषण हो माँ का, ताकि बच्चा अच्छा मजबूत हो। और बच्चा जब बाहर आ जाता है दुनिया में तो उसके बावजूद भी जब वो छोटा रहता है तो उसको खूब अच्छे से उसकी केयर की जाती है, उसमें कोई रोग ना लगे, उसको अच्छा खाना खिलाया जाता है ताकि वो मजबूत हो और कल को उसको ज़्यादा बीमारियां ना लगें और वो दुनिया में आकर के बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो वही स्थिति ये चौकी कीट पालन की है। वो जो साहब ने ये सारे पॉइंट बताए, इसका मतलब वही था जी। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो हमको क्लाइमेट और टेम्परेचर की जो हमको चीज़ों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, उसमें हमको जो है 25 डिग्री ±2 डिग्री पहली और दूसरी अवस्था में हमको तापमान चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड स्टार में करीब 80 से 90% और सेकंड स्टार में करीब 80 से 85% हमको आर्द्रता चाहिए। इसमें प्रकाश भी होना चाहिए, 16 घंटे लाइट होनी चाहिए उसकी इंटेंसिटी, और उसमें वायु का प्रवाह भी होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड की उसके अंदर हवा बहनी चाहिए उस समय। आप ये जो भी बिंदु साहब ने बताए हैं उसका मतलब ये समझेंगे कि जो कीट पालन किया जा रहा है वो एक कक्ष में किया जा रहा है, जो कि एक बंद कमरा जैसे कमरा होता है, जिस तरीके के कमरे में अभी हम खड़े हैं ऐसे एक कमरे में किया जा रहा है, कहीं खुले में नहीं किया जा रहा है सहतूती रेशम के केस में। तो उस कमरे में आपको उस पहली और दूसरी अवस्था में ये 25 से 27 डिग्री जो साहब ने कहा कि उस तरीके से तापमान मेंटेन करने की जरूरत है, और वही आर्द्रता और प्रकाश जैसा कहा कि ज़्यादा है, और क्रॉस वेंटिलेशन भी उसमें होना चाहिए। अब हम आते हैं कि क्योंकि हम इस कार्य को CRC में करते हैं, CRC हमारे भवन है चौकी कीट पालन भवन है, उन्हीं में हम इन कार्यों को संपन्न कराते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है, एक तो हमको कीट पालन गृह चाहिए, इंक्यूबेशन की हमको सुविधा उसमें चाहिए, कीट पालन के उपकरण चाहिए, सहतूती उद्यान चाहिए, और कीटनाशक चाहिए, और कुशल हमको स्किल्ड पर्सन चाहिए।
स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। ये इंक्यूबेशन की सुविधा से क्या मतलब होगा डॉक्टर साहब? इंक्यूबेशन की सुविधा का मतलब है कि हमारे पास जो है वहाँ पर जो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे इंक्यूबेशन के वो भी आते हैं, एपरेटस भी आते हैं, जी 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 जी। लेकिन यहाँ हमारा केवल ये है कि जो हम अपने लोकल पोजीशन पर हम जिन सुविधाओं को अरेंज कर सकते हैं वो हमको चाहिए। जो हमारी आगे आने वाली, जो हम आगे चलेंगे स्लाइड्स में, उसमें ये हम पूरी बात करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आधा कदम आप पीछे रखेंगे तो हमारी स्लाइड बाधित हो रही है कभी कभी हाथ से आपके, वो थोड़ा उचित रहेगी। तो ये जो इंक्यूबेशन आपने समझा कि इंक्यूबेशन में आपको जब अंडे से कीड़ा निकलने वाला होता है और उससे पहले की स्थिति में वो कीट पालन गृह में जब आ जाता है तो उस समय का समय डॉक्टर साहब उसका इंक्यूबेशन का पीरियड रहता है। तो उस समय भी की सुविधाएं की तापमान मेंटेन करने के लिए चीज़ हो, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, लाइट मेंटेन करने के लिए, वही इंक्यूबेशन की सुविधा है। जी डॉक्टर साहब। अब हम आते हैं कि सीआरसी का स्थान कैसा होना चाहिए, यानी कैसे वो किस जगह वो होना चाहिए। वो जो है हमारा जो हमारी वो कॉमर्शियल जो हमारी क्रॉप हो रही है उससे वो अलग होना चाहिए। उसके बाद किसानों के वो नज़दीक होनी चाहिए हमारी सीआरसी, और सहतूत के बगीचे यानी जो हमारा सहतूत का बागान है उसके पास होना चाहिए, और थोड़ा ठंडे क्षेत्र में वो स्थित होना चाहिए। भाई साहब क्यों व्यावसायिक पालन क्षेत्र से जो है वो दूर होना चाहिए? क्योंकि व्यावसायिक पालन में डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं इस मानकों का, नियमों का, तो वहाँ पर कोई बीमारी के चांस रह गए होंगे। तो हमारा चौकी कीट पालन, क्योंकि इससे तो बहुत मात्रा में रेशम उत्पादन होना है, तो वो हमारा किसी रोग से ग्रस्त हो सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो अलग हो उनसे। जी। अब सीआरसी में हमारी पास जो सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, एक तो हमारे पास अंडों का उस्मायन हमको करना है, उसके बाद सहतूत के पत्तों का भंडारण करना है, और कीड़ों का पालन वहाँ करना है, उपकरणों और पालन सामग्री का भंडारण करना है। ये हमको सीआरसी में ज़रूरत है। जी। ये अंडों का उस्मायन क्या है डॉक्टर साहब? अंडों का उस्मायन है, हम इसको जो है जो थर्मो ट्रीटमेंट देते हैं, जो हमारी आगे आने पर हमारी अभी बात होगी आपसे। अच्छा। वो इसमें हम बात, केवल ये सुविधाओं की बात यहाँ हो रही है। जी जी जी। अब ये जो है जो हमारे चौकी रियरिंग का जो हमारा हाउस हमारा है सीआरसी का, या जो भी जहाँ पर भी हम कर रहे हों उसमें इस टाइप के वो उसका रूम होना चाहिए, और उसमें हम ऐसे अपनी रियरिंग ट्रेस को लगाएं। ये जो इसमें माप दे रखी है डॉक्टर साहब की 26 फीट, फिर उधर 6 फीट लंबाई, 26 के साथ 12 फीट और जोड़ दिया हमने तो 38 फीट लंबाई, और 11 और 6 फीट यानी कि 17 फीट चौड़ाई दे रखी है हमने इसकी। तो इससे जो भी ये स्क्वायर फीट में निकल करके आ रहा होगा, इसको हम कितने डीएफएल इसमें हम चौकी कर सकते हैं? इस समय जो है करीब ये तो जो है टोटल जो माप है वो 100 डीएफएल के लिए हमने रखा हुआ है। जी जी जी, है ना, ये हमने 100 डीएफएल के लिए रखा हुआ है। हाँ, तो ये और ये जो है क्योंकि हमारे फार्मर के पास भी यही प्लान रहता होगा, जी 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 रहता है, तो उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब ये जो ये चीज़ें रखी हैं, जैसे लीफ स्टोरेज का है, इसमें जैसे लीफ स्टोरेज का रखा है, क्योंकि अगर हम समय से उसका लीफ तोड़ लें फिर उनको स्टोर कर लें, उधर हमको स्टोर है जहां हम सामान रख रहे हैं। एक ओपन बरामदा हमने इसमें रखा है ताकि इसको खुली हवा मिल सके, और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ आपने खिड़कियां विंडोज रखे हैं। तो हम लोग सभी ध्यान दे सकते हैं कि जो इसकी कमरे की माप है चौकी के लिए है, उत्तरावस्था कीट पालन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम चौकी में कितने डीएफएल 2 स्टेज तक पाल सकते हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं कि 38 गुणा 17 स्क्वायर फुट का जो ये हॉल बन रहा है, ये 100 डीएफएल तक के चौकी कीट पालन कर सकता है। अब ये आता है रियरिंग हाउस की हमारी विशेषताएं क्या होना चाहिए। उसकी जो है उसका जो है तापमान बनाए रखने के लिए उसको एक तो छत ऊंची होनी चाहिए, गर्म क्षेत्र अगर वो है तो वहाँ पर फॉल्स रूफिंग होनी चाहिए, या वो छत पुआल से ढकी होनी चाहिए। जी जी जी। दीवारें खोखली बनाई जानी चाहिए, या फिर वो जो है मिट्टी की बनाई जानी चाहिए उसका, ताकि इंसुलेशन उसमें हो सके। हवा के संचार के लिए हमको वेंटिलेशन और खिड़कियां होनी चाहिए, और कीट पालन गृह के चारों ओर हमारा बरामदा होना चाहिए। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसको हम इसीलिए रख रहे हैं कि ताकि उसके अंदर तापमान और आर्द्रता की हम अच्छी कंडीशन को मेंटेन कर सकें। अब ये कीट पालन गृह है, एक गृह ये है जो कि कीट पालन का है, इसमें सामने बरामदा है, पीछे काफ़ी ऊंची छत
क्या हुआ बना हुआ है। और ये उस सहतूत के बागान में ही ये चौकी हाउस बना हुआ है। यद्यप ये बाहर साउथ का है। ये देखिए, ये भी एक जो है रियरिंग हाउस है। ये काफ़ी बड़े बड़े हाउसेज हैं। अब हमको क्या क्या सामान चाहिए कीट पालन के लिए? कीट पालन के लिए हमको ऊष्मायन के लिए उपकरण चाहिए, कीट पालन ट्रे चाहिए, उसके बाद हमको कीट पालन स्टैंड चाहिए, एक पत्ती संरक्षण का कक्ष चाहिए, और जो बेड है हमारी उसकी सफाई के लिए एक जाल चाहिए, कमरे में हीटर चाहिए, स्प्रेयर चाहिए, हाइग्रोमीटर चाहिए, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर इत्यादि ऐसे सामान हमको चाहिए। नोट कर लें ये सभी सामान। हाँ, जब भी आप ऐसा चौकी कीट पालन का काम करेंगे तो आपको इन सभी सामानों की आवश्यकता होगी। जी। अब हमको क्या क्या सामग्री चाहिए जी। कीट पालन के लिए? हमको एक तो पैराफिन पेपर चाहिए, दूसरा हमको कीटाणुनाशक चाहिए जिसमें विजेता, रेशम ज्योति वगैरह आती हैं, RKO या लाइम आता है, और एक जो है बिस्तर कीटाणुनाशक ये चाहिए, बेड डिसइंफेक्टेंट जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। बेड डिसइंफेक्टेंट जिसे कहते हैं। अब आते हैं हम इससे पॉइंट भी करना था, लाल वाला। अब ये आते हैं हम कि शहतूत उद्यान जो हम वहाँ पर हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? उसकी भूमि एक तो उपजाऊ होनी चाहिए, दूसरा सहतूत की उपयुक्त किस्म वहाँ होनी चाहिए। जो भी हमारी एरिया के लिए जो सही सहतूत की किस्म हो वो हम यहाँ लगाएं। उसकी दूरी 3x3 या 4x4 होनी चाहिए। वहाँ सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। FIM और NPK का वहाँ प्रॉपर प्रयोग होना चाहिए। जी। ये चौकी रियरिंग का एक गार्डन का फोटोग्राफ है जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आते हैं इंक्यूबेशन। अब जो इंक्यूबेशन की बात आ रही है, हमारे जो अंडे अब हमारे पास आ चुके होंगे उसके भ्रूण के विकास के लिए हमको ये प्रोसेस अपनाना है, और ये प्योरली स्किल्ड पर्सन के उसमें इस कार्य को संपन्न होना है। ठीक है। और इसमें कम से कम जो है जो हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 ±1 डिग्री सेंटीग्रेड का, और 85% उसमें RH होनी चाहिए। और अगर बायोवोल्टाइन वो अगर हमारे पास क्रॉप है तो 16 घंटे की लाइट और 8 घंटे का उसमें अंधेरा बहुत ज़रूरी है। ये इंक्यूबेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम आते हैं इसके इंक्यूबेशन ऑफ एग्स में। ये इंक्यूबेशन ऑफ एग्स में क्या होता है कि जब हम इसको लेते हैं तो ऐसे पैराफिन पेपर से पहले इसको हमको बंद करना है। नीचे क्या है डॉक्टर साहब? उसके जो अंडा दिख रहा है, अंडे के नीचे हमने क्या लगाया हुआ है? ब्लैक अंडे के नीचे शीट है। ब्लैक है वो ब्लैक नहीं है, वो अभी केवल शीट में अंडे दे रखे हैं। यानी एक DFL को हमने ये दिखा रखा है। ये जो दिख रहा है ये एक DFL का है, ये दूसरा DFL है। ये क्योंकि इंडिविजुअल DFL के साथ है इसलिए जो है ये हमको जो है इन अंडों को हम इस ढंग से जो है हमको उसको जो है जो हमारा कमरा रूम है उसको 25 ±1 डिग्री सेंटीग्रेड RH 85 मेंटेन करते हुए इसको हमको इस ट्रे पर रखते हुए उस सीट को यहाँ नीचे लगाना है उस ट्रे पे, और उसको फिर पैराफिन पेपर से हमको कवर चारों। और ये शायद फोम पैड लगे, फोम पैड है जो ये चारों ओर ये आपको दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन ये फोम पैड के हैं। अच्छा जी। अब आइए कि अब हमको इसकी फिर ब्लैक बॉक्सिंग करनी होती है। ये ब्लैक बॉक्सिंग हम मेनली इसलिए करते हैं कि ताकि जो है हमारी जो अंडों का जो विकास हो वो एक साथ उनकी हैचिंग हो जाए। अंडों के अंदर जो भी भ्रूण हो रहा है जो पहले बढ़ गए हैं वो या तो रुक जाएं और पीछे वाले उस स्टेज तक आ जाएं, और फिर हम उसको हैचिंग लें, उसकी हैचिंग लेंगे। पहले हम उसकी ब्लैक बॉक्सिंग कर लें पूरा का पूरा, जब वो पिन होल हेड उनका हो जाए। जब पिन होल हेड हो जाए उस समय हम उसको ब्लैक बॉक्सिंग में ले जाएं। तो ये जो ब्लैक बॉक्सिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, उसका मतलब यह है कि जब हैचिंग हो रही है हमारी तो वो समान रूप से हो, मतलब मैक्सिमम हैचिंग हमारी एक साथ हो जाए, यानी कि जो भ्रूण है वो बिल्कुल बराबर बढ़ रहा हो और एक सी हैचिंग हो रही होगी। तो इस तरीके की कंडीशन। और ये आप देख रहे हैं ये जो है पिन
होल हेड इनके हो गए हैं। अब ये जो ब्लू एग स्टेज है इनकी पूरी की, पिन हेड का मतलब है कि अंडे में से हल्का सा हेड जैसा निकल रहा होगा। हाँ मतलब वो उस पोर्शन पे, माइक्रोपाइल के पोर्शन पे वो हल्का सा पीला नीला वो दिखेगा उसको। जी जी जी। तो उसी समय हमको वो पहले ब्लैक बॉक्सिंग करनी है, और फिर जब ब्लैक बॉक्सिंग हम उसकी कर लेंगे करीब पिन हेड स्टेज पर, पिन हेड भी हम ये मानेंगे कि आपका 80% या 90% अंडा पिन हेड पे दिख रहा पिन होगा। हेड पर दिखने लग गया है जी वो। और इसमें क्या होता है फिर इसको हैचिंग के जिस दिन अब हैचिंग उसकी हमको करनी है, उसके ठीक एक दिन पहले हम उस जो काला कपड़ा है उसको हटा देंगे और उनको हम जो है वो रोशनी में रखेंगे, यानी उसको लाइट देंगे, हैचिंग से पहले उसको तेज लाइट देंगे। तेज लाइट देंगे। जी जी। ये आप देख रहे होंगे, ये उसका वो है, ये ब्लैक बॉक्सिंग का तरीका है। ये जो वही ट्रे थी जो पहले वाली जो, तो ब्लैक बॉक्सिंग में तो डॉक्टर साहब उसको पूरा ही 24 घंटे अंधेरे में रख देते हैं, हाँ उसको कतई ब्लैक कर देते हैं उसे। कतई ब्लैक किया जाता है। मतलब नीचे भी उसके ब्लैक लगेगा, ऊपर भी ब्लैक लगेगा। हाँ नीचे तो उसकी खैर ट्रे लगी है, वो ऑलरेडी बंद है, ऊपर से उसको कवर कर देंगे और वो पूरा का पूरा वहाँ लाइट नहीं जाएगी। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट जा रही है तभी भ्रूण का विकास हो रहा है। भ्रूण का विकास रुक गया है, रुक गया जो है। पीछे रह गए हैं वो वो भी उसके बराबर आ जाएंगे। बराबर आ जाएंगे। जी। और ये फिर उसके बाद लाइट दे रहे हैं हम, देखिए हैचिंग लेने के लिए अंडों से ये कीड़ा अब बाहर। हमने ब्लैक बॉक्सिंग से हटा दिया है उस चीज़ को, तो ये इसको हम इसमें वो दे रहे हैं, ये लाइट दे रहे हैं। देखिए बल्ब यहाँ जला दिया है और उससे लाइट आ गई है। तो लाइट देने का मतलब जैसा अब इसमें दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि हर ट्रे के ऊपर हम एक बल्ब लगा रहे होंगे। एक कमरे के अंदर, हाँ चौकी कीट पालन भवन के अंदर बल्ब लगा हुआ होगा जिससे सब में लाइट जा रही जी। होगी। जी। ये फिर उसके बाद ये हैच्ड हो रहे हैं, ये अंडे जो है हमारे उससे निकल रहे हैं, जो पूरा हमने ट्रीटमेंट दिया है। अब ये हैचिंग हो गई है। ये जो सफेद सफेद दिख रहे हैं ये सफेद सफेद उसकी Egg खोल cell है, है एग की खोल है, जी। और उसी में से ये बाहर आए हैं। ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं ये कैटरपिलर, ये जो है ये उससे हैच आउट हुए हैं जी। हमारे उससे अंडे से अंडे बाहर से। आए। जी। अब फिर उसके बाद हमको जो है इस पर ब्रशिंग कब करनी है। अब हमने इंक्यूबेशन कर लिया है, यानी हमने उसको उष्मायन दिया, उसको हमने प्रॉपरली, फिर उसके बाद ब्लैक बॉक्सिंग की और फिर लाइट दे दी। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी इंक्यूबेशन में आ गई। अब उसमें से हैचिंग हो रही है। अब उस हैचिंग में हमको क्या करना है कि उसकी ब्रशिंग करनी है। ब्रशिंग करने के लिए हमको जो सुबह का समय जो लार्वा निकलेंगे, वो हम उनको जो सहतूत की पत्ती हमने जो काटेंगे उस पर हल्की हल्की डाल देंगे, और उसके बाद उन अंडों के ऊपर जो जहाँ पर से हैचिंग हो रही है उसके ऊपर छिड़क देंगे, और 30 मिनट के बाद उस सीट को पूरा का पूरा ट्रे में पलट देंगे और उसका फिर एक चौकोर बिस्तर बना देंगे, जो कि आगे इसमें आपको दिखेगा। ये आप देख रहे होंगे कि ये पत्ते को इस ढंग से काटा जाएगा। ये उसकी जो ब्रशिंग हो रही है उसको जो है जितने भी ये हमारे कैटरपिलर थे वो इस पत्तों में आ गए हैं, जो ये पत्ता ये दिख रहा है। ये जो हमने उस ट्रे ये वाले इसमें पहले उनको डाला था, और उसके बाद ये सारे के सारे कैटरपिलर इसमें आ गए हैं अब। और ये जो पंख होता है उससे हम उसको झाड़ लेंगे या टैपिंग कर लेंगे सीट को। हाँ, ये ऐसा करेंगे क्योंकि हम किसी हार्ड चीज से हाथ से टैकल करेंगे तो हाँ। कीड़ा मर सकता है, उसको जख्म हो सकता है, जी। तब हम ब्रश से कर रहे हैं। ये इसका हम फिर इस ढंग से उसका बेड बना लेंगे। ये बेड दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल चौकोर हमने वो बेड बना दिया है उसका। और इसमें जो है जो तापमान और आर्द्रता की ज़रूरत है, ये पहले भी आपसे इसमें स्लाइड में दिखा दी थी। इसमें जो है प्रथम और द्वितीय चरण में मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी स्टेज के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमिडिटी हमको चाहिए 85 और 80%, और आर्द्रता बनाए रखने के लिए हम पैराफिन पेपर का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम फिर फोम पैड का उपयोग करें। जी। ये है, हमको उसमें जो है ताज़ी हवा चाहिए, रोशनी की भी ज़रूरी है, और खिलाने के लिए पैराफिन पेपर का कवर भी चाहिए। खिलाने के बाद, खिलाने से पहले जो है हम जो पैराफिन पेपर हम जो लगाते हैं उसको हम हटा दें,
ताकि उसमें हवा आदान प्रदान हो सके, जी या जो भी हमने कवर कर रखा है। उसको हटा दें। अब ये सिलेक्शन कैसे आप उस पत्ती का करेंगे अपनी चौकी के लिए, उसकी बारे में इसमें बात करी है। जो पत्तियां जिसमें बिल्कुल अच्छी, जिसमें मॉइस्चर हो और न्यूट्रिएंट रिच सेकुलेंट हो और उसमें अच्छी न्यूट्रिएंट हो, पानी की मात्रा उसमें ठीक हो, उन पत्तों को, उन पेड़ों की पत्तियों को हम लेंगे। और लेने के बाद उसमें हम ये चीज़ देखेंगे, ये यदि हम केवल बता रहे हैं, वहाँ पर आप कर नहीं पाएंगे, कि हमको जो है ये जो है प्रोटीन उसके अंदर करीब 26 से 27%, कार्बोहाइड्रेट 11%, मॉइस्चर 68 से 78 से 80% के बीच होना चाहिए। और ये उस लीफ का जो ग्लॉसी लीफ होती है उसके बाद का हमने ये बता रखा है कि किस स्टेज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें इतना प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए, अगर आप अपने पौधे का प्रबंधन बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको हम वहाँ पे तो देख नहीं पाएंगे कि क्या इसमें इतना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मॉइस्चर है, वो तो लैब में ही आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पौधे का अच्छा प्रबंधन किया है नर्सरी से लेके अपने पूरे पौधे का, तो उसमें इतना ही प्रोटीन, इतना ही कार्बोहाइड्रेट और इतना मॉइस्चर ऑलरेडी होगा, और ये कीड़े के लिए बेस्ट है। अन्यथा की दृष्टि में कीड़े को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा होगा, पत्ती तो मिल रही होगी लेकिन पत्ती कितनी क्वालिटी की है वो नहीं मिल रही होगी, तो रेशम भी वैसा ही बनेगा, सोच सकते हैं जी। ये यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिखा रखा है कि ये जो, अगर आपको जो पहली पत्ती जो दिखानी है, जो फर्स्ट स्टार में आप खिला रहे हैं, ये देखिए यहाँ से लेके हमने दूसरी, ये इसकी ग्लॉसी लीफ है, ऊपर वाली ग्लॉसी लीफ को छोड़ दिया है, और ये वाली लीफ से लेके ये लीफ, ये पहली स्टेज पर। दूसरी स्टेज पर जब आप दूसरी स्टेज में चला जाएगा तो इस दूसरी पत्ती से लेकर के ये चौथी पत्ती तक ये आपको दिखाया गया है। फिर थर्ड स्टेज के लिए और नीचे तक, फिर ये नीचे इसको इस ढंग से ये दिखाया गया कि किस एज में आप किस नंबर की पत्ती को खिलाएंगे। ये कुछ पत्ते की आप कैसे तोड़ेंगे उसको, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे लीफ की, उसका फोटोग्राफ है। ये फिर पत्ती का आप संरक्षण कैसे करेंगे, जो पत्ती आपने तोड़ दी है, आपको अभी खिलाना नहीं है, तो उसको कम से कम 12 घंटे तक आप कैसे सुरक्षित रखें। पत्तियों की कटाई जो है आपको ठंडे मौसम में यानी सुबह या शाम करनी है। काटी गई पत्तियों को तुरंत परिवहन करना है, उनको ले जाना है, और उस जो जहाँ भी आपका कक्ष है वहाँ पर ढक के सुरक्षित रखना है। इस तरह आप 12 घंटे उन पत्तियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक सुरक्षित रखने का तरीका है। आपने इसमें पत्तियां, ये आप दिख रहा होगा कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने पत्तियां रखी हैं और उनको गीले कपड़े से ये उसका जो वो क्लॉथ है, ये जो टाट का क्लॉथ है, उससे हमने इसको ढक रखा है, गीला है, ये गीला गनी बैग लगाया है ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट अपना बना रहे। हाँ, अब यह है कि आप उसकी फीडिंग कैसे कैसे करते हैं। पहली और दूसरी स्टेज में जो पत्तियों को खिलाते हैं आप, उसको 0.5 सेंटीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक काट देते हैं, और दूसरी और तीसरी सेकंड स्टेज में आप 1.5 से 4 सेंटीमीटर के आकार की पत्तियों को काट लेते हैं। और दिन में हमारे यहाँ पर जो खिलाया जाता है पत्ती कीट को, वो 4 बार खिलाया जाता है, नहीं तो 3 से 4 बार खिलाना हमारा सफिशिएंट है। और 100 किलोग्राम पत्ती, 100 DFL के लिए हमको 16 से 20 किलोग्राम पत्ती की आवश्यकता होती है पहली 2 अवस्थाओं में, पहली 2 चौकी कीट पालन में, पहली 2, ये 100 DFL के लिए। ये 3 से 4 बार लिखा हुआ है, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम उत्तराखंड की स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पर हम 4 बार पत्तियां जो है एक दिन में कीड़े को खिलाते हैं, और यह प्रक्रिया हम अपनाएंगे। अब ये कैसे फीडिंग किया जाता है, वो एक फोटोग्राफ है। ये इसका स्पेसिंग कैसी कितनी होनी चाहिए। देखिए, लार्वा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमको अपने बेड का आकार बढ़ाना है, यानी नंबर ऑफ ट्रे को आगे को बढ़ाना है। दूसरा, 100 DFL में पहले चरण से की अगर हम अवस्था की बात करें तो 4.4 वर्ग फीट से 7.5 वर्ग फीट
की जगह चाहिए, और दूसरे चरण के लिए 17.5 से 52.5 वर्ग फीट जो है हमारा बेड की हमारी आवश्यकता रहेगी। यानी इतना स्पेस हमारा पहली और दूसरी अवस्था में 100 DFLs के लिए DFL के लिए चाहिए। और जो भी हमारे किसान बंधु कर्मचारी स्टूडेंट हों वो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब ट्रे रीरिंग करते हैं तो ट्रे रीरिंग 3 गुणा 2, 3 यानी कि 3 फीट लंबाई और 2 गुणा जो है उसकी चौड़ाई होती है 2 फीट की, तो 3 गुणा 2 फीट यानी कि 6 स्क्वायर फीट की एक ट्रे होती है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ट्रेज की आपको ज़रूरत होगी 100 DFL के लिए इस वर्ग फीट के अनुसार। अब कैसे उसको सफाई करनी चाहिए? पहली अवस्था में तो सफाई करीब करीब नहीं के बराबर ही होती है। दूसरी अवस्था में हमको 2 बार सफाई करनी है, और ये जो सफाई हमको करनी है, ये जो हमारी जो कॉटन वाली जो जाल होता है उससे इसकी साफ सफाई करनी है। और सफाई के लिए आप जानते हैं कि जाल को इसके ऊपर बिछा दिया जाता है और उसमें पत्ती जो हमने पत्तियां काटी हैं उनको ऊपर डाल दिया तो सारी पत्तियां जो कीट हमारे ऊपर आ जाते हैं, जाल के ऊपर आ जाते हैं कि पत्ती खाने के लिए, और फिर उस जाल को अलग करके नीचे सफाई कर ली जाती है। और ये मोल्टिंग, जब कीड़ा हमारा जैसे पहली इस 4 बार, क्योंकि ये मोल्ट में जाता है पूरी लाइफ साइकिल में अपने, तो जब ये मोल्टिंग में बहुत विशेष देखभाल की ज़रूरत है हमारे कीट को। जब लार्वा मोल्टिंग के लिए तैयार हो तो कृमियों को आप छेड़छाड़ न करें। एक तो पैराफिन पेपर का कवर बिल्कुल हटा दें अगर कवर यूज़ कर रखा है। उसके बाद उसका जो बिस्तर है यानी बेड है उसकी जो मोटाई है उसको कम करें, और जब 90% से ऊपर कीड़े मोल्ट में चले जाएं तो उसमें चूने का छिड़काव कर दें, और बिस्तर को सुखाने के लिए वहाँ हवा का आदान प्रदान बना रहे। ये मुख्य है। अगर आप बेड डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो 100 DFL के लिए हमको जो है आफ्टर फर्स्ट मोल्ट यानी फर्स्ट मोल्ट के बाद फीडिंग देने से पहले हमको RKO, विजेता या रेशम ज्योति जो भी हैं उनको हमको जो भी दवा हमको उपलब्ध हो ये कीटाणुनाशक बेड डिसइंफेक्टेंट उसको हम इस रेशियो में हम उसमें यूज करेंगे। ये 100 DFL के लिए है? ये 100 DFL के लिए है। इसका हम बुरकाव करेंगे उनको? हाँ, ये आगे आएगा इसको कैसे हम बुरकाव करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये बुरकाव का तरीका है। इसमें जो है डस्टिंग की गई, ये लाइम डस्टिंग है, इसी ढंग से हम उसकी भी डस्टिंग करेंगे। मसलिन क्लॉथ में ले लिया हमने उसे जी। हाँ, और फिर ये मसलिन क्लॉथ में हमने इसको रखा है, हमने बुरक दिया है जी। ये लाइम डस्टिंग है, ये यहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से उन दवाइयों की भी डस्टिंग की जाएगी। और ये हमने रिक्वायरमेंट है चौकी रियरिंग में हमको क्या क्या चीज़ की कैसे कैसे, एक नट सेल में ये बात हो रही है कि हमको क्या क्या फैक्टर है, टेम्परेचर कितना चाहिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए। उसके बाद हमारी ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, हमारी क्वांटिटी ऑफ लीफ कितनी लगेगी पहली स्टेज में। उसके बाद लीफ साइज उसका कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका बेड एरिया कितना होना चाहिए, मतलब बिस्तर का उसका एरिया कितना होना चाहिए, फिर उसका फीडिंग पीरियड कितना होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 3.5 लिखा है, ये एक एवरेज है जी जी, ये एवरेज ले रखा है। मोल्टिंग पीरियड उसका कितने कितने घंटे किस किस में रहता है वो इसमें मेंशन है, पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में, थर्ड स्टेज में। और मैश साइज उसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ये 5 स्क्वायर मीटर mm का, मिलीमीटर का, यहाँ 10, यहाँ 15। अगर हम उसकी क्लीनिंग में ये नेट का उपयोग कर रहे हैं तो उनका साइज ये रहेगा। ये एडवांटेज जो हमारे चौकी कीट पालन का है, देखिए इस अगर हम चौकी कीट पालन अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें तो हमारी तो गुणवत्तापूर्वक हमारा कोकून की फसल होगी और स्वस्थ और रोग मुक्त हमारे कीट होंगे, और लार्वा की जो वो होगी पॉपुलेशन होगी उसमें न्यूनतम हानि हमको होगी, और जो कीड़े होंगे वो सशक्त होंगे, और जो पालन में है, जो कीट पालन में हमारा व्यय होगा वो कम होगा, हमारे श्रम की बचत होगी। धन्यवाद। तो ये मुख्य बिंदु हैं जो चौकी कीट पालन के लिए हमारे जरूरी होते हैं। तो अब हम क्लास से पूछ लेते हैं कि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अरे सर, मैं तो समझ रहा था हम क्लास में हैं किसी। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है या तो सब समझ में आ गया है, हाँ, कोई पूछ नहीं रहा है कुछ, या जो है
पूरा का पूरा समझ गए हैं या नहीं समझ पाए हैं। या पूरा का पूरा ही नहीं समझे हैं हाँ। और हेजिटेट कर रहे हैं। हेजिटेट मत करिए भाई। अगर आप कहीं पर भी नेचुरल क्लास में नहीं भी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपकी वो क्वेरी को क्लियर कर सकें। तो आज बहुत बेहतरीन टॉपिक डॉक्टर साहब ने, जिस पर हमें ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान की आभा से कहना चाहिए कि हमें अनुग्रहित किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार रेशम परिवार की ओर से करना चाहूँगा कि आपने इतना अमूल्य समय दिया है, और साथ ही सेरिकल्चर धन्यवाद। दुनिया से जुड़े हुए सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस ज्ञान का लाभ उठाएं, रेशम के फील्ड में बहुत ऊपर तक जाएं, बहुत ऊपर तक जाएंगे। जय रेशम, जय रेशम परिवार। धन्यवाद।